नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक कुमार शांति निकेतन इंटर कॉलेज जेवल गाजीपुर से आपको एक विज्ञान की टॉपिक में लेकर आया हूँ। इसमें आप गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं थे, जैसे में वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या इत्यादि, उसको आपने देख लिया। अगली टॉपिक देखेंगे हम लोग दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा गोली दर्पण में संबंध। दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। यह है हेडिंग। हालांकि इसमें सूत्र की निष्पत्ति जो है आपके सिलेबस से बाहर है, सिर्फ आपको सूत्र ही दिखा देना है। और होती क्या है, यानी दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। सो इंग्लिश में कर लेंगे रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ मिरर। ये देखा जाए, इसमें परिभाषा इसकी हो जाती है। अच्छा, संबंध दिया होता है फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती। अब आप देखेंगे कि फोकस दूरी, जैसे हमने एक ले लिया, कौन सा दर्पण है बाबू? अवतल दर्पण। क्यों? क्योंकि परावर्तन जो है दबे हुए तल से हो रहा है, और यह है फोकस दूरी। तो और यह है ध्रुव, तो ध्रुव से और फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसको स्मॉल एफ से प्रदर्शित किया जाता है। और वक्रता केंद्र से और यह ध्रुव तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। इसको स्मॉल आर से दिखाते हैं, कुछ किताबों में कैपिटल आर से दिखाया गया होगा। तो यह संबंध होता है, अर्थात इसकी परिभाषा दे सकते हैं, जब दर्पण का द्वारक वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा बहुत छोटा हो। क्या बोला मैंने? कि जब दर्पण का द्वारक भी यह होता है, यहाँ से लेकर यहाँ, यह M1 M2 यह जो दूरी है, यह द्वारक हो गया इसका। वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा छोटा हो तो दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यह है इसकी परिभाषा। अगली टिप्पणी, यह सब में ही होता है। अवतल या उत्तल दोनों दर्पणों के लिए यही फार्मूला होता है, यही संबंध होता है। यह भी कहा जाता है कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध बताइए, तो इस सूत्र के द्वारा होता है। इसको याद रखेंगे, इसकी आवश्यकता आगे पड़ती है सवालों में, और एक उत्पत्ति होती है सूत्र की, उसमें भी होती है। अब आगे देखेंगे आप, गोली दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों को खींचने के नियम। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों, गोली दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों को खींचने के नियम, को खींचने के नियम। अगली टॉपिक है बाबू, गोली दर्पण से बनने वाले
प्रतिबिंबों को खींचने के नियम। तो देखा जाए इसमें 3 नियम होते हैं। कितने नियम? 3 नियम। अर्थात किसी भी प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए एक आप जो भी डायग्राम खींचा जाएगा उसके 3 नियम होंगे और उसमें से किसी 2 नियम का प्रयोग करके यह खींचा जाता है। 3 के अलावा तीसरा नियम नहीं है और उनमें से 2 नियम का ही प्रयोग करते हैं और उसके बाद उसको खींच करके प्रतिबिंब प्राप्त कर लिया जाता है। आइए देखते हैं पहला नियम क्या है। यानी कि प्रतिबिंब को खींचने के नियम में पहला यह आपका ले लिया, मैंने दिखा दिया। कौन सा दर्पण है बाबू? आप कहेंगे अवतल दर्पण है। ये देखिए, ये आपका फोकस दूरी और यह वक्रता केंद्र और यह ध्रुव, इतने की आवश्यकता है। और यह उत्तल दर्पण भी दिखा दूं मैं यहाँ से। चलिए दिखा दिया। उत्तल दर्पण क्यों कहेंगे इसको? क्योंकि प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए तल से हो रहा है, इसलिए इसको उत्तल दर्पण। इसमें भी आपका इस तरह से ऊपर चला गया, ये हो गया। F और C। ये पहला नियम देखा जाए। पहला नियम यह होता है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं अथवा जाती हुई प्रतीत होती है। देखिए, जब भी प्रतीत की बात होगी वह आपका इस दर्पण में आ जाएंगे, उत्तल दर्पण में। उत्तल, देखिए यहां प्रतीत की शब्द आपने लाया तो यह डॉटेड लाइन है, इसमें प्रतीत। देखिएगा पहला नियम क्या है? मुख्य अक्ष मुख्य अक्ष के समांतर, यह मुख्य अक्ष है, इसके समांतर चलने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहां से? मुख्य फोकस से होकर, ये मुख्य फोकस में से होकर जाएंगी अथवा मुख्य फोकस से होकर जाएंगी। यहां देखिएगा, मुख्य फोकस में से होकर जा रही हैं, अर्थात या अथवा मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होंगी। जब भी प्रतीत की बात होगा, देखिए मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत हो रही है कि ये इधर से आ रही है, और दर्पण से देखिए मुख्य अक्ष के समांतर गई, तो यह प्रतीत की बात होगी तो उत्तल में, और वास्तविकता बात होगी तो कौन सा भाई? अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण की अंग्रेजी क्या होगी? किस मीन्स होगा? कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर होता है, और उत्तल में कॉन्वेक्स मिरर होता है। कॉन्वेक्स मिरर। ये तो पहला नियम था प्रतिबिंब बनाने का। और दूसरा नियम आप देखेंगे, दूसरा नियम, दूसरा में भी आप देख लेंगे इस तरह से। ये दर्पण हो गया, कौन सा? हाँ बहुत बढ़िया, कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण, ठीक। और यह से
एक उत्तल भी ले लिया जाता है, उत्तल। इसमें नियम होता है कि मुख्य फोकस से जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाते हैं, या इसमें क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात, यह P होता है यहाँ पर। और इधर देखिए जितनी दूरी पर इस P से, यानी P मतलब पोल, पोल मतलब ध्रुव, ध्रुव से जितना दूरी पर यह फोकस होता है उतना ही दूरी पर कौन होता है, यहाँ C सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। क्योंकि अभी आपने देखा था फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी जितना यह दूरी होगी उसके ठीक बीच वाले भाग पर यह होता है फोकस, मुख्य फोकस। तो जितना दूरी पर यह ध्रुव से फोकस होता है उतना ही दूरी पर क्या भाई, फोकस से वक्रता केंद्र होता है। अगर इतना दूरी लेकर चलते हैं तो आपका डायग्राम अति सुंदर बनेगा, एकदम स्पष्ट बनेगा, अन्यथा कहीं न कहीं दिक्कतें पैदा हो जाएंगी। देखिएगा दूसरा नियम में प्रतिबिंब बनने का नियम 2 कि मुख्य फोकस से चलने वाली प्रकाश की किरण, यानी मुख्य फोकस में से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण या मुख्य फोकस की ओर, देखिएगा 2 शब्द है, मुख्य फोकस में से, देखिए में से गुजर रहा है, जाने वाली प्रकाश की किरण या भाई मुख्य फोकस की ओर जाती प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात मतलब उससे टकराने के बाद वापस लौटेंगे, पार नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे, दरवाजा लगा है, कैसा दरवाजा, यहाँ पेंट लगा है पीछे, देखिए ना दर्पण के पीछे पेंट लगा होता है, किरण इस पार से उस पार नहीं जाती है, इसलिए आपका चेहरा स्पष्ट दिखाई देता है। देखिएगा दर्पण के मुख्य फोकस से जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अगला पॉइंट यानी तीसरा नंबर यह है, देखिएगा तीसरा पॉइंट यह एफ है, सॉरी एफ और यह सी। तीसरा वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली, वक्रता केंद्र में से होकर जाने वाले या वक्रता केंद्र की ओर, वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात पुनः उसी रास्ते से लौट आते हैं। रास्ता चेंज नहीं करेंगे, कहाँ पर, पुनः उसी रास्ते से वापस लौट आते हैं। देखिए सी से गई तो सी से ही वापस आ गए। यह तीर जो बता रहा है कि किरण जा रही है, और इस तीर का जो चिन्ह है यह बता रहा है किरण इधर आ रही है। यहाँ पर भी यह किरण जा रही है भाई, जा रही है किसकी तरफ, वक्रता केंद्र की तरफ, और फिर किधर, देखिए यह तीर बता रहे कि वापस टकरा के आ गए। तो 3 नियम कौन कौन से, पहला नियम यह था आपका कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से और वापस लौटेंगे। और दूसरा यदि फोकस से जा रही हैं तो मुख्य अक्ष के समांतर, देखिए दोनों में कितना थोड़ा सा अंतर है। अगर समांतर चल रही है तो फोकस से आ रही हैं, और फोकस से जा रही है तो समांतर आ रही है। ठीक विरोधाभासी में विलोम शब्द है। 2 नियम तो ऐसे ही याद कर लीजिए आप।
अगर मुख्य अक्ष के समांतर जा रही हैं तो फोकस से वापस आ रही हैं। ठीक उल्टा इस बार बोलेंगे, अगर फोकस से जा रही हैं तो मुख्य अक्ष के समांतर वापस आ रही हैं। दो याद हो गया। और तीसरा नियम क्या है प्रतिबिंब बनने का, अगर वक्रता केंद्र से जा रही है तो वक्रता केंद्र से वापस आ रही है। तीनों याद हो गए। याद हुए कि नहीं? बोलिए प्रेम से। बहुत बढ़िया। चलिए अगला देखा जाए। अगली हेडिंग है, हम अब ये बता दें आपको, कोई भी प्रतिबिंब बनाना हो इसमें से दो नियम प्रयोग करेंगे, अवश्य ही करेंगे। जैसे मान लिया जाए मैंने एक ले लिया, एक आपका यह ले लिया आपका, देखिएगा। हाँ देखिए, हम आपको बता दें, हमने कहा अभी कि कोई भी प्रतिबिंब बनाएंगे उसके 3 नियम होते हैं, जिसमें से 2 नियम का प्रयोग किया जाता है। देखिए मैं एक ले लिया यह दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। बहुत बढ़िया। कहोगे बार बार पूछ रहे हैं कौन सा दर्पण, भाई भूल जा रहे हैं इसलिए पूछ रहे हैं आपसे, अब याद दिलाते रहिए। इसमें होता क्या है, ये देखिए P है और यहाँ से F है और यह C हो गया। देखिए बता रहे हैं जितना दूरी पर यह F लेंगे फोकस, ये देखिए यहाँ से हमने लिया, यह C मूलतः यहाँ होना चाहिए। प्रतिबिंब आपका स्पष्ट बनेगा और सीधी सीधी रेखा खींचेंगे तो, जैसे मैंने मान लिया यहाँ पर वस्तु ले लिया हूँ एक, O डैश, O मीन्स ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मीन्स वस्तु हो गई। अब देखिएगा उसमें से 2 नियम प्रयोग कर रहे हैं हम। या समांतर चलाइए प्रकाश की किरण, समांतर चला दिया, कहाँ से जाएगी बाबू? कहेंगे सर फोकस से गुजार दीजिए, हम भी आपके साथ हैं। चलिए अच्छी बात है, फोकस से गुजर गई और फोकस से गए तो कहाँ से गुजार दीजिए, इधर से, समांतर हो जाएगी। अर्थात 2 नियम का प्रयोग कर लिया गया। यदि वस्तु कहाँ से, या किरण मुख्य अक्ष के समांतर चले तो परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरी, और फोकस से गए तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। 2 नियम। हाँ देखिए प्रतिबिंब कहाँ बनता है, देखिए जो दोनों किरणें या परावर्तन के पश्चात एक दूसरे को जहाँ काटती हैं, यही काटी है ना, यह काटी है, यहाँ से मुख्य अक्ष पर लंब डाल देते हैं, लंब डाल दिया, यह प्रतिबिंब बन गया। इसको आई डैश, आई मीन्स इमेज हो गया, इसलिए इसको आई डैश दिखा दिया गया। और कोई वस्तु रखी गई है, ऑब्जेक्ट माने वस्तु होती है, इसलिए इसको देखिए प्रतिबिंब बन गया। यहाँ से प्रतिबिंब कैसा बना है इसके बारे में बता सकते हैं आप? अच्छा, इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे आगे कि प्रतिबिंब छोटा बना है, बड़ा बना है, सीधा बना है, उल्टा बना है, कहाँ बना है, कैसा बना है, सब कुछ जान जाएंगे। अभी अगले वीडियो में जानेंगे आप, तब तक इंतजार करिए। हमने कहा कि 2 नियम का ही प्रयोग किया आपने। मान लीजिए मैं एक नियम प्रयोग कर रहा हूँ, इसको हटा दिया, कोई आज भी इसको हटा दीजिए, इसको मैंने हटा दिया, इसके स्थान पर आप प्रयोग कर रहे हैं ये तीसरा नियम का, यानी कि वक्रता केंद्र से भेज रहे हैं, इसको भेज दीजिए वक्रता केंद्र से, वक्रता केंद्र से भेजेंगे इसको। यहाँ से ये दर्पण छोटा पड़ जा रहा है तो ये भी यहीं पर काटेगा, सेम उसी जगह काटेगा। तो अर्थात इससे यह सिद्ध हुआ कि कोई भी प्रतिबिंब बनाएंगे उसके बनाने के 3 नियम, जिसमें से 2 नियम का ही प्रयोग किया जाता है। 2 नियम का प्रयोग करके आप प्रतिबिंब बना सकते हैं। अगली वीडियो में वस्तुओं को हम रखेंगे अनंत दूरी पर, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, कभी आपका वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो उस केस में कैसे कैसे प्रतिबिंब बनेंगे। शेष मिलते हैं। आज के लिए इतना है, तब तक के लिए नमस्कार।